ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम्पियर्स लॉ, है ना। और एम्पियर्स लॉ में हमने किया था किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ओके, पहले कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। देखिए, कोई सिलेंडर है, थिक सिलेंडर है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर का है। ठीक है। इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। और हमसे कहा जाता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट नंबर 1, 2 सेंटीमीटर away from its axis. Second, 5 सेंटीमीटर away from axis. और थर्ड, 10 सेंटीमीटर away from axis. अब सबसे पहले ये देखिएगा, हमने जो कल डिराइव किया था क्लास में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इनसाइड वाला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r² इंटू आर, ये आया, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या है? ये जो पहला वाला हमसे पॉइंट पूछा है इसने 2 सेंटीमीटर, ये इनसाइड वाला है कि आउटसाइड वाला है? ये इनसाइड वाला है, क्योंकि रेडियस इसका कितना है? 5 सेंटीमीटर। और पूछा कितना है हमसे? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो कैपिटल आर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, बी इनसाइड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻⁷। मैंने 2 पाई को इंक्लूड किया है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई, कितना था अपने पास? 5 अपॉन r²। ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻²। सो अल्टीमेटली ये बचेगा 10 × 10⁻⁷ अपॉन 25 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻²। ओके, 20/25 × 10⁻, देखिए -7 ये है, -2 ये है, -9 और +4 ऊपर आ जाएगा। -9 + 4 इज -5। ओके, अगर इसको हम लिख लेते 200/25 × 10⁻⁻6, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है ना, 25 8 200। सो 8 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये कहाँ पे आया पॉइंट? इनसाइड वाला। ये पहला केस हुआ। अब दूसरा इसने पूछा है कितनी डिस्टेंस पर? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ है? इसके सरफेस पर, है ना। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय आई, कितना हुआ अपने पास? 5 अपॉन आर की वैल्यू 5 × 10⁻⁻²। ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो 2 टाइम्स 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हुआ इसके सरफेस पर। तीसरा केस, बी आउटसाइड। जो तीसरा केस हमसे बोला गया है वो 10 सेंटीमीटर पे बोला गया। आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे स्मॉल आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 10। सो 10 × 10⁻⁻2। 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी। 10⁻⁻5 बी आउटसाइड, राइट।
चलिए इसको नोट करिए। तो ये जो हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड और टोरॉइड। पहले तो ये बताइए सोलेनॉइड क्या होती है? हाँ, अगर हम किसी सिलेंड्रिकल शेप पर कोई तार लपेट दें, है ना, तो वो तार और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो वो एक सोलेनॉइड बन जाता है। और वहीं अगर उसको हम घुमा के एक सर्कल बना दें तो वो टॉरॉइड बन जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। देखिए बच्चों, ये हमने एक सोलेनॉइड इमेजिन किया। सपोज करें इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है। तो मुझे इसके एक्सेस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक लूप मान लेता हूँ ऐसे। सोलेनॉइड की लेंथ है सपोज एल, और इसमें कुछ नाम हमने मान लिए पी, क्यू, आर, और ये ऐसे एक लूप मान लिया। अब ये देखिएगा, ये जो सोलेनॉइड है इसको आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है ना। एक सर्कल उठाइए, ये कोई सर्कल है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है सपोज। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती थी वो राइट हैंड रूल से आती है। कैसे? कि जिधर करंट घूम रहा है उस तरफ आप अपनी उंगलियां घुमाइए तो आपका जो अंगूठा है वो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कहाँ होगी करंट की डायरेक्शन? इनसाइड। तो यानी इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से ही गुजरता हुआ एक लूप मान लिया मैंने ऐसे, है ना। तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ इसकी लेंथ का एंगल कितना हुआ, जो डीएल होगा वो बी के पैरेलल हो जाएगा। इस हिस्से में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और डीएल ऊपर की तरफ है, राइट। या 90 का एंगल आ जाएगा। और यहाँ पे डीएल ऐसे है, बी है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा डीएल नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना। नीचे अगर आप यहाँ तक भी आते हैं, सपोज ये डीएल हुआ, ये बी हुआ, कितना एंगल हुआ यहाँ पे? 90। तो बेसिकली पता ही चला कि इसमें सिर्फ एक ही लूप का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, वो कौन सा है? लेंथ वाला, राइट। तो यहाँ भी हमने जो लूप लिया है, पहले मैं पी क्यू की बात कर रहा हूँ, ये सपोज पी क्यू था, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू के अलॉन्ग मैं यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूँ। सो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, हम पहले तो एक लूप की बात करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो एक लूप में क्या कहेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आई टोटल। देखिए एक में जो करंट चल रहा है वो आई है, ऐसे ऐसे यहाँ पे एन टर्न्स हैं, तो म्यू नॉट क्या लिख लूंगा मैं? एन आई। अब ये सोचिएगा कि जो बी डॉट डी एल था, है ना, ये कहां से कहां तक, ये पी क्यू आर एस पूरा है, पी क्यू आर एस। इसके ना चार हिस्से हैं, एक पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो मैं इसको लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल along PQ plus integration B dot DL QR plus integration B dot DL RS plus integral B dot DL और SP, this is equal to mu naught times NI, राइट। तो जो PQ वाला हिस्सा है वहां पर DL और B का एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 डिग्री है। जब ये 0 है तो B डॉट DL तो कुछ वैल्यू देगा आपको। सो इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 प्लस ये जो क्यू आर वाला हिस्सा है वो कितना होगा? 90 बी डी एल कॉस 90 प्लस अगले में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है आर एस में, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गई, प्लस और एस पी वाले में 90 है, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट टाइम्स एन आई, राइट। तो जो 90 वाला हिस्सा है कॉस 90 वो तो 0 हो जाना है, तो ये 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है। क्या बचता है फाइनली? बी डी एल कॉस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो बी डी एल कॉस जीरो 1 होता है, तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, बी बाहर आ जाएगा। ये जो डीएल है ये आप किसको इंटीग्रेट कर रहा था आपने? पी क्यू वाले को, है ना, ये पी क्यू वाला है। तो पी क्यू की जो लेंथ है ना, वो टोटल कितनी है? नहीं, पी क्यू यहां से यहां तक उसमें देख सकते हैं, एल पूरी लेंथ, पूरी लेंथ है ना। इंटीग्रेशन तो पूरी को लेना है आपको भाई, सारे टर्न्स लेने हैं ना इसके अंदर, यहां से लेके यहां तक। ये तो हमने एक लूप का निकाला, कितना जाएगा? बी टाइम्स एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो बी का फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। आप जानते हैं ये एन अपॉन एल क्या होता है? स्मॉल एन, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो बी को आप फाइनली लिख सकते हो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, चलिए।
तो ये तो बात हुई सोलेनॉइड की। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। भाई क्लास बातें मत कीजिए प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। देखिए टॉरॉइड क्या है पहले समझते हैं। एक सोलेनॉइड को आपने घुमा के उसको सर्कल की शेप देनी है। तो मैंने कहा कि ये एक सोलेनॉइड था एल लंबाई का, इसको आपने घुमा के इस तरह की शेप दे दी। तो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है सपोज। तो ये शेप क्या बन जाती है, टोरॉइड। मान लीजिए इसका जो मीन रेडियस है ना, यहाँ तक का जो इसका रेडियस है वो सपोज आर है, और इसका एक्सटर्नल रेडियस है ए, और इंटरनल रेडियस है बी। तो जो आर है ना वो इसका मीन रेडियस है, यानी मध्यमान है इसका। तो जिसका रेडियस आएगा वो क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। दिस इज कॉल्ड द मीन रेडियस। अच्छा अच्छा। अब एक बात बताइए, आ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी सोलेनॉइड की, म्यू नॉट एन आई। इसकी भी यही होती है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। बस यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो जो लेंथ है यहाँ पे वो क्या है, 2 पाई आर। सो इट इज एन अपॉन 2 पाई आर। तो बी का वैल्यू फाइनली हो जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो फॉर्मूला इसका भी वही है जो फील्ड इसका था सोलेनॉइड का। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी जो लेंथ थी वो एल की जो लेंथ है वो क्या है, 2 पाई आर। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा। एक सोलेनॉइड है, a solenoid has 5 layers, 5 layers of windings containing 2000 turns in each layer. In each layer, if 2 milliampere current passed through the solenoid, then find magnetic field. To find magnetic field along its length, along its axis, I should say, if its length is 2 मीटर। देखिए एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर कितने टर्न्स है भाई, कितनी लेयर्स है, तो 5 लेयर्स है वाइंडिंग की, और एक लेयर में कितने टर्न्स है, 2000। तो पहले तो ये बताओ इसमें टोटल टर्न्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2000 दैट इज 10,000। इसमें 10,000 टर्न्स हैं, ये कैपिटल एन की वैल्यू आ गई। करंट कितना है अपने पास, 2 मिली एम्पियर, यानी 2 × 10⁻³ और हमें लेंथ भी दिया हुआ है कितना, 2 मीटर। तो क्या फॉर्मूला था भाई मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷। एन कितना हुआ, 10⁴ है ना। आई कितना है अपने पास, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एल कितना है 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो फाइनली हमें मिलता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 + 4 कितना हुआ -3 -3 -6 टेस्ट। तो ये आपका आंसर। अब चाहे तो 4 पाई की वैल्यू रखें, नहीं तो पाई में ही छोड़ो। चलिए। अच्छा बच्चों, एक नोट लिखिएगा इसमें। ये जो सोलेनॉइड होती है, इसके सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर आप इसके एक एंड पर चाहें, मतलब एक सिरा है इसका इस तरह, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो सेंटर की आधी होती है। तो लिख लीजिए इस बात को। द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंड ऑफ अ सोलेनॉइड of a solenoid is given by V equals mu naught Ni upon 2. Mu naught Ni upon 2. चल, इसके बाद बात करते हैं बच्चों।
force on a charge, force on a charge moving in a magnetic field. देखिए, अगर हम किसी बॉडी को, किसी चार्ज को मूव कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना है ना? तो उस फोर्स का नाम है लॉरेंस फोर्स। तो मान लेते हैं एक चार्ज है अपने पास Q, ये प्लस Q चार्ज है, ये किसी वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कहलाता है Fm, विच इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V इंटू साइन थीटा। जहां थीटा जो है वो किस किस का एंगल है भाई? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है वो है ये थीटा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं Fm इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B। तो या तो क्यू वी बी साइन थीटा लिखेंगे या तो क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी लिखेंगे। डायरेक्शन इसका निकालने का तरीका भाई वही है, चाहे आप राइट हैंड रूल लगा ले चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल लगा ले। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपना अंगूठा इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी मोशन की तरफ लगाएं और अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जाए, तो जो हथेली है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, है ना? जैसे यहाँ पर हमने वेलोसिटी कहाँ रखा है? राइट में। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनसाइड। तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पर? यहाँ ऊपर की तरफ, है ना? ओके। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा भाई अगर हम निकालना चाहें तो? क्यू वी बी साइन थीटा। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई? 1। तो एफ मैक्स विल बी व्हाट? क्यू वी बी। यानी कोई चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, अगर वो परपेंडिकुलर एंटर करे तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा हो। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर कर गया तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा? तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली, एंटर्स परपेंडिकुलरली। देखिए भाई, पहले हम एक एक करके ना इसकी ट्रेजेक्ट्री समझते हैं। यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर किया विद सम वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो फोर्स कहाँ लगेगा भाई? ऊपर। तो ये ना बीच में से ऐसे होके जाएगा यहां तक, सपोज यहां पहुंचा, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, यानी अभी इधर जाना चाहेगा और फिर ये घूम जाएगा यहां तक। फिर वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। फिर ये ऐसे घूम जाएगा, यहाँ आएगा तो ये वेलोसिटी हो गई और फोर्स इस तरफ हो जाएगा और ये वापस से यहाँ चला गया। तो ये क्या हो, ये कहाँ चला गया? ये सर्कल में घूमने लगा। इसका मतलब ये ट्रैप हो चुका है, ये बाहर नहीं आएगा। जब तक इसके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन ना आ जाए तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है भाई? सर्कल है। सो द चार्ज पार्टिकल executes UCM, UCM मतलब
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूसीएम जो बना रहा है इसका रेडियस भी होगा कुछ, इस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, तो वो क्या होगा, इसके पहले हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस के लिए हम जानते हैं जब ये घूम रहा होगा तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है, और दूसरा कौन सा फोर्स है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है इसको, मैग्नेटिक फोर्स से। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स कितना था, क्यूवीबी, और ये कितना होता है भाई, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, यहां से r की वैल्यू बनती है mv अपॉन क्यूबी, राइट। ये mv वाला टर्म क्या है भाई, मोमेंटम। r इक्वल्स टू p अपॉन क्यूबी। और अच्छा, p को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, रूट टू एम के, सो अंडर रूट ऑफ रूट टू एम ई के अपॉन क्यूबी। अच्छा, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको पोटेंशियल डिफरेंस से भेजा जाता है, तो इसकी वैल्यू क्यू वी भी हो सकती है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू एम क्यू वी अपॉन क्यू बी। एक क्यू यहां से कट भी जाएगा ऊपर वाला, है ना। तो बस फाइनली क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ टू एम वी अपॉन क्यू, और बी बाहर वन अपॉन। तो बेसिकली ये रेडियस के ना तीन चार फॉर्मूले बन गए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है, जो भी सूटेबल हो आप उसको इस्तेमाल करिए। अगर कभी मोमेंटम की बात कर दे तो मोमेंटम का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर कभी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वाला, कुछ भी ना कहें तो एम वी अपॉन क्यू। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
ये है बेटा 1/v √2mv/q रूट पूरे के ऊपर। इसका टाइम पीरियड निकालिएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v। निकालिए टाइम पीरियड क्या आएगा। 2πm/q। ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालिए qb/2π। टाइम पीरियड निकालिए भाई। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2πr/v। तो 2π/v हमने ऐसे ही लिखा। r की वैल्यू क्या थी mv/qb। v कैंसिल आउट हुआ तो इट रिटर्न्स 2πm/qb। और हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है f इक्वल्स 1/t दैट इज qb/2πm। ये फ्रीक्वेंसी। अब ये बताइए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को एक साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएं तो क्या होगा। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इस पर कितना चार्ज होता है भाई +c। और इस पर कितना चार्ज होता है और इसका मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास भी दोनों के लिए सेम है। सपोज वेलोसिटी भी सेम कर देते हैं। तो किसका पाथ बड़ा होगा किसका सर्कल बड़ा होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो r था वो कितना था भाई mv/qb। अब क्योंकि यहाँ पे v और b तो कांस्टेंट है तो r इज प्रोपोर्शनल टू m/q। अब सोचिए m किसका ज्यादा है प्रोटॉन का और q तो सेम है दोनों का है ना। तो बस r किसका प्रोपोर्शनल बन गया m का। तो mp इज ग्रेटर देन me दैट मींस rp विल बी ग्रेटर देन re। मतलब प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के रेडियस से। क्या दोनों का सेंस ऑफ रिवोल्यूशन सेम है। क्या दोनों सेम तरह के सर्कल्स में घूमेंगे या इनकी डायरेक्शन बदल सकती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी वजह से जो सर्कल बनेगा वो ऑपोजिट माना जाएगा। ठीक है। तो अगर प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। राइट। वजह क्या है उसका नेगेटिव चार्ज। अच्छा चलो एक और सवाल है। एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। ठीक है। दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम है। बताइए रेडियस अल्फा और रेडियस प्रोटॉन में क्या रिलेशन आएगा। मतलब कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा। दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में हैं। क्यों। हाँ हमने कहा अभी रेडियस का फॉर्मूला था mv/qb। अब इसने मोमेंटम को तो सेम ही कह दिया तो जो mv वाला टर्म है वो तो कैंसिल आउट हुआ। वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/q। तो जिसका q ज्यादा है उसका r कम है। तो q ज्यादा किसका है भाई अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है
यानी कितना हो जाएगा? +2e। और प्रोटॉन पे कितना है? +e। तो इसका मतलब क्या हुआ? Rp इज लेसर ग्रेटर देन आर अल्फा, क्योंकि अल्फा के लिए क्यू का वैल्यू ज्यादा है और प्रोटॉन के लिए कम है। ठीक है, तो भाई इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा इनको। चलिए अब बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एंगल पर एंटर करता है तो क्या होगा, है ना? इफ द चार्ज पार्टिकल enters at an angle theta with magnetic field। देखिए भाई, यहाँ पे हम पहले तो एक्सेस बना ले रहे हैं। भाई बातें ना करो गर्ल्स। सपोज करें ये जो एक्स की डायरेक्शन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, ठीक है? और चार्ज पार्टिकल यहां है +q, और वो बी से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए जा रहा है, ठीक है? तो क्या हम v के दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं? यस। तो मैं v के दो पार्ट्स बना रहा हूं, एक बनेगा हमारा v पैरेलल जो v cos थीटा होगा, और दूसरा v परपेंडिकुलर जो v sin थीटा होगा, राइट? तो ये जो दो पार्ट्स है ना, v sin थीटा और v cos थीटा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही हो गया। जो पैरेलल होगा उस पर कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स कब लगता है? जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर होता है। तो यानी इस पैरेलल के केस में फोर्स नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होगा? सर्कल बनेगा, है ना? तो चार्ज पार्टिकल आगे भी जाना चाह रहा है और सर्कल भी बनाना चाह रहा है, तो क्या होगा? ये घूमता हुआ आगे जाएगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है? तो ये क्या बनाएगा भी? ये हेलिक्स बनाएगा, इसको बोलते हैं कुंडलिनी हेलिक्स।
अब ये देखिए, ये जो हेलिक्स है इसकी वजह क्या है? वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हेलिक्स बनेगा उसका रेडियस क्या होगा भाई? रेडियस होता था एम वी अपॉन क्यू बी। वी कौन सा, परपेंडिकुलर या पैरेलल? एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, दैट इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये तो आ जाएगा इसका रेडियस। अब आते हैं इसके टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड क्या होता था भाई? टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, और वी कैसा? परपेंडिकुलर। तो 2 पाई आर कितना हुआ? एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाय वी परपेंडिकुलर, ये कैंसिल आउट हुआ। तो टी बना हमारे पास 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। देखो टाइम पीरियड तो वही आ गया ना जो पिछले वाले का था। इसका मतलब जो हेलिक्स बन रहा है उसका टाइम चेंज नहीं है, वही है जो पहले का था। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यू बी अपॉन 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और हम डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं पिच। जैसे इसके ये जो सर्कल्स आपको जो रिंग्स दिख रहे हैं ना, दो रिंग्स के बीच की दूरी कहलाती है पिच। तो पिच क्योंकि दूरी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चाल गुना समय। चाल कितनी है इसकी? वी पैरेलल। और समय कितना था? टी। तो वी पैरेलल कितना हुआ? वी कॉस थीटा, और ये हुआ 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो पिच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसमें वेलोसिटी नहीं आ रही है? टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि वो कौन सा पैरामीटर होता है जो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो वो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। चलो नोट कर लो उसको।
हो गया भाई? चलिए अभी क्वेश्चन करिएगा, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। द क्वेश्चन सेज a beam of protons with the velocity 6 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 है, enters a uniform magnetic field of 0.4 Tesla at an angle of 37 degree to the magnetic field. Find radius of helical path, also find pitch. चलिए बच्चों, आपको पता है साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर क्या क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिएगा। रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है भाई 9 into 10 की पावर -6, ठीक है, सही आ रहा है, 9 mm। और पाई की वैल्यू मत रखना पिच में।
कितना इसका आ रहा है बेटा 2.4 पाई इंटू 10⁻²। ये आपका पीछे आना चाहिए, एक बार चेक करो। 2.4 पाई इंटू 10⁻²मीटर। हो गया भाई, आगे सबका आंसर। ओके, देखो एक क्वेश्चन इसका नीट 2021 में आया था। क्वेश्चन था इन द प्रोडक्ट F equals to Q times V cross B. So it is QV cross V I cap plus V J cap plus V naught K cap for Q equals to 1 and V equals 2I plus 4J plus 6K and F equals 4I minus 20J plus 12K. Find complete expression for B. तो B का सही इक्वेशन या इसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी वो आपको बताना है। बराबर से कितना आ रहा है?
क्रॉस करना तो आता है ना, इसमें वी और बी को क्रॉस करना है। तो बेसिकली आपको ये दोनों क्रॉस करने हैं और इनको इक्वल करना है, इसलिए कंपेयर कर सकते हैं आप, है ना। आई के कॉफिशिएंट, जी का कॉफिशिएंट और के का coefficient। देखो क्रॉस करके क्या होता है, बी और बी नॉट की वैल्यू चाहिए आपको अल्टीमेटली ना। बताइए भाई क्या आ रही है वैल्यू, बी और बी नॉट की वैल्यूज बताइए। नहीं हो, देखो पहले क्रॉस करने के ना दो मेथड्स हैं, है ना। अच्छा, चलो पहले ना आप या तो इसको इसको क्रॉस कर लो, है ना, या फिर आप जो क्रॉस करने का तरीका होता है वो अप्लाई कर लो। तो आपकी इच्छा है, ठीक है, मैं इधर से लिख देता हूँ। देखिए ये जो है ना दोनों टर्म्स, v क्रॉस b, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। आई जे के, v कितना हुआ अपने पास, 2 4 6, और बी बी और बी नो। देखिए इसको ओपन करने का तरीका क्या है, आई टाइम्स ये गया और ये गया, 4b0 माइनस 6b, फिर माइनस जे कैप 2b0 माइनस 6b, और प्लस के टाइम्स 2b माइनस 4b। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है वो है 4i माइनस 20j प्लस 12k इक्वल्स टू, ये कितना हुआ, 4b0 माइनस 6b, आई क्या, प्लस ये माइनस को मैं अंदर, या माइनस को हम माइनस ही रख देते हैं, कंपेयर हो जाएगा वो, 2b0
-6b जे कैप और -2b ठीक है। अब आप इनको कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहला जो टर्म है वो ये है ना, तो 4b0 -6b इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, और थर्ड वाला देखिएगा, ये 12 है, ये -2b है, तो 12 इक्वल्स टू, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, -6, इसमें रख देते हैं। 4b0 प्लस 36 इक्वल्स टू 4, तो 4b0 इक्वल्स टू -32, b0 इक्वल्स टू -8। तो हमारा जो बी वेक्टर था फाइनली वो क्या बन जाता है, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस b0, ठीक है। तो -6 आई, -6j और -8, ये आपका आंसर। रिसेंटली आया हुआ सवाल है 2021। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करिएगा। देखिए क्वेश्चन है, भाई बातें नहीं प्लीज।
a charged particle of specific charge 0.2 coulomb per kg has velocity 2I minus 3j meter per second at some instant in a uniform magnetic field. 5I plus 2j. Tesla. Find acceleration of the particle. चलिए ट्राई कीजिए। ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है अभी? ये क्यू अपॉन एम की वैल्यू है। चलिए कीजिए। हाँ फिर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्शन में ठीक है। इसका एक्सेलरेशन आएगा 3.8 ठीक है। देखो लॉजिक क्या है, अब इसका फोर्स निकाल लीजिए पहले। F इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B और एक्सेलरेशन क्या होता था F अपॉन M। तो Q अपॉन M V क्रॉस V। Q अपॉन M आपको दिया हुआ है 0.2 और V आपके पास है 2I माइनस 3j। इसको क्रॉस करना है किससे? B से, और B कितना है 5I प्लस 2j। तो 0.2 टाइम्स ये क्रॉस हुआ 2 क्रॉस 5 I क्रॉस I 0 2 टू द 4 I क्रॉस J माइनस 15 J क्रॉस I और ये तो 0 हो जाएगा अगला वाला टर्म। तो 0.2 टाइम्स ये कितना हुआ I क्रॉस J के होता है 4K माइनस 15 और J क्रॉस I क्या होता है माइनस 8। तो 0.2 4K प्लस 15K 19K। सो 3.8 ठीक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका चार्ज आ जाएगा एक्सेलरेशन। डन।
देखिए भाई एक क्वेश्चन और a magnetic field of a magnetic field of 4 into 10 की पावर -3 के क्या टेस्ला exerts a force of 4.0 I cap plus 3.0 J cap into 10 की पावर -10 Newton on a particle having a charge 10 की पावर -9 coulomb and moving in XY plane. Find velocity of particle. और ये वेलोसिटी आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में चाहिए है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि वेक्टर फॉर्म में चाहिए। 8 मिनट 8 पहले वेलोसिटी को कुछ मानिए है ना, वेलोसिटी को मान लो v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप, फिर क्रॉस करिए उसके बाद कंपेयर करिए। हाँ बच्चों हुआ वेरी गुड -75 आई कैप और +100 जे कैप, यही आ रहा है सब लोग आंसर। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ कि आपको करना कैसे है। ध्यान दीजिएगा भी प्लीज।
हमें वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻³ k कैप, राइट। इसके अलावा हमें फोर्स दे रखा है विच इज 4I कैप + 3J कैप × 10⁻⁻10 न्यूटन। क्यू मेरे पास है 10⁻⁹ कूलम। मैंने वेलोसिटी को कुछ मान लिया है ना, से v1I + v2J + v3K। अब मुझे क्या करना था, v क्रॉस b करना था, है ना। तो v क्रॉस b जो आएगा, q टाइम्स v क्रॉस b, ये हमें फोर्स देगा। तो q तो मेरे पास आ गया 10⁻⁻, ये जो 10 वाले टर्म्स है ना, ये मैं बाद में लिख दूंगा। फिलहाल मैं क्रॉस कर दे रहा हूं उन दोनों को, I J K। v में क्या क्या आ रहा है भाई, v1 v2 v3, और b में क्या आ रहा है, 0 0 और 4 × 10⁻⁻3। q को मैं बाहर लिख देता हूँ, 10⁻⁹ इक्वल्स टू, इधर कितना है, f है हमारे पास 4I + 3J × 10⁻⁻10। ये -10 पावर इसको कट कर देगी, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 बचेगी, राइट। ये जो थर्ड रो है ना, इससे आप क्या कॉमन उठा सकते हो, या इसको चलो खोल ही देते हैं ना। देखिए इसमें ना, आप इसको ओपन कर दीजिए। पहले आई के अबाउट करते हैं, कितना आएगा, 4 × 10⁻³ v2, है ना। और दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर -j टाइम्स 4 × 10⁻³ v1, और तीसरा तो 0 ही हो जाना है, इक्वल्स टू 4I कैप + 3J कैप × 10⁻⁻1। अच्छा, 4 × 10⁻³ दोनों में है ना, 4 × 10⁻³ मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा, v2I कैप - v1J कैप इज इक्वल टू 4I कैप + 3J कैप × 10⁻⁻1। ये 10⁻⁻3 10⁻⁻2 10⁻⁻2 बचेगा यहाँ पे ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इसको। सो v2 × 4 × 10⁻², ये किसके बराबर आएगा भाई, 4 के, और दूसरा 4 × 10⁻², v1 माइनस का इज इक्वल टू 3। तो यहां से 4 से 4 कट जाएगा, तो v2 कितना आ जाएगा, 100, और यहां से v1 कितना आ जाएगा, -3/4 × 100, 75 आ जाएगा ये। तो v1 -75, v2 100, वही हमने वहां पे किया है। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना।